हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बेटे, आज हम बिजनेस स्टडीज क्लास 12th में एक टॉपिक करने जा रहे हैं, स्टाफिंग प्रोसेस। ठीक है। जैसा कि मैं बाकी क्लासेस में भी आपको बता चुका कि हमारे यहाँ टोटल मिलाकर 7 प्रोसेस हैं। प्लानिंग प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, स्टाफिंग प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, मोटिवेशन प्रोसेस, कम्युनिकेशन प्रोसेस और कंट्रोलिंग प्रोसेस। टोटल 7 प्रोसेस हैं और आपको 7 के 7 प्रोसेस के लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो 15 to 20 डेज के अंदर जितने भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोग कर लीजिए। आपके एग्जाम की तैयारी बिल्कुल आराम से हो जाएगी। ठीक है। तो चलिए आज हम करते हैं स्टाफिंग प्रोसेस को स्टार्ट। अब स्टाफिंग, आपको एक थोड़ा बेसिक आइडिया तो होगा कि बिजनेस स्टडीज में हमारे यहाँ पर मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हैं। देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। वैसे तो जब हम पढ़ते हैं, फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं, तो इनको सीक्वेंस में ही पढ़ा जाता है, लेकिन अब आपको आइडिया होगा कि सबसे पहले प्लानिंग होता है। प्लानिंग में हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग होता है। ऑर्गेनाइजिंग में हम अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को स्मॉल एक्टिविटीज में, डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं और हर एक डिपार्टमेंट के पोस्ट क्रिएट कर देते हैं कि भाई कौन सी पोस्ट क्या काम करेगी। ठीक। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल कि हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग से, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग में हमने क्या करा था। मान लीजिए ऑर्गेनाइजिंग में हमने लिया कि एक हमारी कंपनी है जिसका नाम है एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड क्या करती है, मान लेते हैं क्लोथ्स बनाती है। करेक्ट। तो एक्स लिमिटेड में एक उनके मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे, एक पोस्ट होगी मैनेजिंग डायरेक्टर। फिर इन्होंने क्या करा, अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया। इन्होंने बना दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। करेक्ट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना दिया। इन्होंने एचआर डिपार्टमेंट बना दिया। एचआर का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स। उसके बाद इन्होंने मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना दिया। उसके बाद उन्होंने फाइनेंस डिपार्टमेंट बना दिया। ये अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए। ये काम जितना मैंने किया, इट इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। उसके बाद हर एक का एक एक डिपार्टमेंटल हेड जरूर होगा। अब डिपार्टमेंटल हेड होगा और इसको भी आगे हमने बाइफ्रिकेट कर दिया, क्योंकि डिपार्टमेंटल हेड खुद तो कोई काम नहीं करेगा, मतलब खुद अपना मैनेज करने का काम करेगा, लेकिन उसने अलग अलग काम संभालने के लिए अपने अपने डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्ट क्रिएट की होंगी। क्लियर। कि जैसे कि सपोज करिए कि एक फाइनेंस डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक तो हो गया फाइनेंस मैनेजर। फाइनेंस मैनेजर ने अपने साथ ही एक को बना दिया डेप्यूटी मैनेजर, हो सकता है। या किसी का काम हो केवल वो बैंक लोन देखता हो, किसी का काम हो वो कैश कलेक्शन देखता हो, तो किसी का काम है शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट देखता हो। तो इन्होंने अलग अलग काम के हिसाब से पोस्ट क्रिएट कर दी। तो ये अलग अलग पोस्ट क्रिएट हो गई। अब इन पोस्ट को, अब आप देखिए ये सर्कल मैंने ब्लैंक रखे हैं। अब इतना काम जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। ये हमने एक तरीके से ऑर्गेनाइजिंग की है। और फिलहाल जो आपको दिखाई दे रहा है ये है फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर की अलग से एक पूरी वीडियो है, आप उसको भी देख सकते हैं। फंक्शनल स्ट्रक्चर की एक अलग से ही पूरी वीडियो है जिसमें फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करा गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में आने के लिए। तो अच्छा देखिए, कुछ तो ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, मैं अभी उन पर तो फोकस नहीं कर रहा। मेरा फोकस है कि 80 में से अप्रोक्सीमेटली जो 60 मार्क्स का जो आपका पेपर है उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको करा दूं। ठीक। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, इसकी क्लास आपको अलग से मिल जाएगी। तो ये हमने क्या करा, ऑर्गेनाइजिंग करा। अब हम बात कर रहे हैं स्टाफिंग की। आज का हमारा टॉपिक स्टाफिंग है। अब स्टाफिंग क्या कहता है, स्टाफिंग कहता है, ध्यान से सुनिएगा, स्टाफिंग की डेफिनेशन सुनिएगा। स्टाफिंग कहता है पुटिंग द राइट पीपल टू द राइट जॉब। पहली बात, पुटिंग द राइट पीपल टू द राइट जॉब। ये जॉब्स हैं आपके सामने, इन पर किसी पर्सन को फिल करना, इस पर किसी पर्सन को अपॉइंट करना। मान लीजिए यहां पर मिस्टर ए, यहां पर मिस्टर बी, यहां पर मिस्टर सी, यहां पर मिस्टर डी। करेक्ट। ऐसे करके लोगों को अपॉइंट करना, एक तो ये डेफिनेशन है स्टाफिंग की, पुटिंग द राइट पीपल टू द राइट जॉब, एक तो ये है।
पर इससे भी बेस्ट डेफिनेशन एनसीईआरटी में जो है वो है फिलिंग। फिलिंग मतलब भरना। क्या डेफिनेशन है? फिलिंग। फिलिंग मतलब भरना। और दूसरा वर्ड है कीपिंग फिल्ड। कीपिंग फिल्ड, भरना और कीपिंग फिल्ड, भरे रखना। फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड, पोजीशन क्रिएटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फिलिंग भरना, इन पोजीशंस को भरना, इन पोजीशंस को भरना, और ये इंश्योर करना कि ये पोजीशंस भरी रहें। ऐसा ना हो कि खाली हो जाए तो जो आपका एचआर मैनेजर कह रहा भाई साहब मैंने एक बार अपॉइंट कर तो दिया था, अब चला गया छोड़ के, तो मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं भाई, इंश्योर करना कि ये पोजीशन फिल्ड रहें। करेक्ट। तो फिल्ड रहें का तो यही तरीका है कि भाई आप अपने यहाँ का ऑर्गेनाइजेशन कल्चर अच्छा डेवलप करो, आप लोगों को ट्रेनिंग प्रॉपर दो, आप उनको सही से सैलरी दो, सही से कंपनसेशन दो, ताकि वो जॉब छोड़ के ना जाए। तो स्टाफिंग का काम केवल ये नहीं है कि मेरे पास किसी पर्सन की जरूरत थी, मैं उसको अपॉइंट करके ले आया, अब वो कभी भी जॉब छोड़ के चला जाए। नहीं, हमारा काम है पोजीशंस को फिल करना और उन्हें फिल्ड रखना। तो ये ऑर्गेनाइजिंग था। और ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है? ऑर्गेनाइजिंग पोस्ट क्रिएट करता है, पोस्ट या पोजीशन, पोस्ट या पोजीशन को क्रिएट करता है ऑर्गेनाइजिंग। करेक्ट। और स्टाफिंग क्या करता है? स्टाफिंग उसके ऊपर इंप्लॉइज को पुट करता है, फिल करता है। तो चलिए अब फटाफट से एक बार हम ऑर्गेनाइज इसका स्टाफिंग का प्रोसेस देख लेते हैं। तो स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर टोटल मिला के ये स्टेप्स होते हैं आपके। इन सबको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, और जो मैं क्रक्स वर्ड में आपके लिए मेंशन करूं प्लीज आप उसको अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। और मेरे नोट्स, मेरी प्रेजेंटेशन स्ट्रिक्टली एज पर दी एनसीईआरटी है, डोंट वरी। चाहे क्लास 12th में आपको इसकी रिक्वायरमेंट हो, नेक्स्ट ईयर आपको बीबीए में, बीकॉम में भी इसकी रिक्वायरमेंट आएगी, क्योंकि वहां पर भी मैनेजमेंट स्टडीज होती है। तो आप दोबारा से लौट कर आएंगे इन्हीं क्लासेस पर, तो मुझे पक्का यकीन है, क्योंकि बहुत से बच्चे हर बार अप्रोच करते हैं कि सर जो हमने 12th में पढ़ा था वही आ रहा है लगभग बीबीए में भी, बीकॉम में भी। फर्स्ट ईयर में तो ऐसे ही होता है अप्रोक्सीमेटली। तो हमारे पास ये 8 स्टेप्स हैं, बहुत आसानी से आप इनको समझेंगे और मार्क कर लीजिएगा अपनी एनसीईआरटी में। देखिए जी, सबसे पहला आता है स्टेप 1, एस्टिमेटिंग दी मैन पावर रिक्वायरमेंट। भाई पहले ये तो सोच लो, एस्टिमेट लगा लो कि हमें कितने लोग चाहिए। दूसरी बात, कितने लोग चाहिए, कितने लोग हमें पुट करने हैं। साथ ही साथ हमें यह भी तो पता होना चाहिए किस टाइप के। भाई कितने मुझे अकाउंटेंट चाहिए, कितने मुझे सुपरवाइजर चाहिए, कितने मुझे वर्कर चाहिए। वर्कर में भी अलग अलग कैटेगरी कि कितने मुझे वेल्डिंग करने वाले चाहिए, कितने मुझे लिफ्टर्स चाहिए, कितने मुझे क्रेन ऑपरेटर चाहिए। तो सब आपको पहले ही एस्टिमेट लगाना है। अब ये एस्टिमेट के लिए दो वर्ड में आपको मार्क करवा रहा हूँ, ये एमसीक्यू में भी बहुत आते हैं, और बाकी तो सब आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो मेन दो वर्ड्स हैं मैं उन पर आपका फोकस लेकर जाना चाहूंगा। एक तो वर्ड है यहाँ पर आपको दिख रहा है वर्क लोड एनालिसिस, और एक आपको दिख रहा है यहाँ पर वर्क फोर्स एनालिसिस। इन पर एमसीक्यू भी आता है, दोनों पर ही, तो इन पर एमसीक्यू के लिए भी तैयार रहिएगा। अब एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट में पहले आप करते हैं वर्क लोड एनालिसिस। ये क्या कहता है? वर्कलोड एनालिसिस वुड इनेबल एन असेसमेंट ऑफ द नंबर। भाई मुझे कितने लोग चाहिए, मैंने अंदाजा लगा लिया कि भाई मुझे टोटल मिलाकर 50 लोग चाहिए, और किस टाइप के चाहिए। टाइप भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मुझे अकाउंटेंट चाहिए, मुझे सुपरवाइजर चाहिए, मुझे ड्राइवर चाहिए, मुझे लिफ्टमैन चाहिए। करेक्ट। मुझे उसके बाद वेल्डर चाहिए। तो इस तरीके से आपने क्या करा, उनके टाइप भी मेंशन कर लिए, यहाँ पर एक लिस्ट बना ली इस तरीके से कि भाई कौन कौन सी मुझे पोस्ट के लिए लोग चाहिए और कितने कितने लोग चाहिए, ऐसे करके आपने एक लिस्ट बना ली। करेक्ट। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। types of human resources necessary for the performance of various jobs and accomplishment of the organization objectives। अलग अलग जॉब करने के लिए मुझे किस किस टाइप के लोग चाहिए। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। वर्क फोर्स एनालिसिस क्या करता है? वर्क फोर्स एनालिसिस ये बताता है कि हमारे पास इनमें से कितने अवेलेबल हैं। भाई ये तो हमारी टोटल रिक्वायरमेंट है कि भाई हमें टोटल इतने चाहिए। फिर उसके बाद हम करते हैं वर्क फोर्स एनालिसिस वुड रिवील द नंबर एंड टाइप अवेलेबल।
हमारे पास कितने अवेलेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे टोटल मिलाकर 10 वेल्डर्स की जरूरत है जो वेल्डिंग का काम करते हैं, और मेरे पास 7 ऑलरेडी हैं, तो दोनों को माइनस कर दिया तो हमारी रिक्वायरमेंट कितनी आ गई, 3। बिल्कुल ऐसे ही होता है, आप अपने घर में भी ऐसे ही करते हैं। भाई अगर आपके घर पर कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कुछ चल रहा है, तो आप उसमें ऐसे तो करते हो कि हाँ भाई 6 लोगों की रिक्वायरमेंट है, 3 तो हमारे यहाँ ही, 3 और अपॉइंट कर लेते हैं, 3 और हायर कर लेते हैं। तो ये हमारा पहला स्टेप होता है, एस्टिमेटिंग दी मैन पावर रिक्वायरमेंट। आगे चलते हैं जी, सेकंड स्टेप पे आते हैं। हमने अब अंदाजा लगा लिया कि हमें कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है। अब हम आते हैं सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप का नाम है रिक्रूटमेंट। क्या नाम है, रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट को हिंदी में आपने सुना भी होगा, एक वर्ड होता है भर्ती, भर्ती करना, करेक्ट। अब ये भर्ती करना क्या है, भर्ती करना बड़ा सिंपल सा टर्म है कि हम इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या करते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने पास बुलाने की कोशिश करते हैं कि लोग आए हमारे पास और आकर जॉब का क्या दें, इंटरव्यू दें, किसी भी तरीके से हमारे पास आए। तो देखिएगा कुछ वर्ड यहां पर मार्क कर रहा हूं मैं। रिक्रूटमेंट में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग, ढूंढना, किसको, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज को। भाई प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है होने वाले, मतलब जो मुझे लगता है कि जो हमारे यहां पर एम्प्लॉय हो सकते हैं। एंड स्टिम्युलेटिंग देम, मतलब उन्हें एनकरेज करना, एनकरेज। स्टिम्युलेट का मतलब होता है वैसे, स्टिम्युलेट का मतलब उकसाना होता है, ठीक है, उकसाना, लेकिन पॉजिटिव सेंस में, कि किसी को मोटिवेट करना कि भाई वहां नौकरी है, वहां पर है, तू भाई वहां जाकर अप्लाई कर, स्टिम्युलेट करना। तो इसके लिए एडवर्टीजमेंट वगैरह दी जाती है, वेब पब्लिशिंग की जाती है, और बहुत सारे तरीके लगाए जाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आए। अब एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जो रिक्रूटमेंट है, रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस, मतलब पॉजिटिव है। ये क्या करता है, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने यहाँ बुलाता है कि भैया मेरे यहाँ आओ जॉब के लिए। और ऐसा मानो कि ये मैंने अभी एक वर्ड लिखता हूं मैं यहाँ पर, मैंने बहुत सारे लोग बुला लिए यहाँ पर, मेरी कोशिश है मेरे पास बहुत सारे लोग आ जाए, ठीक। तो यहाँ पर हम एक पूल क्रिएट करते हैं, पूल क्रिएट करते हैं। आप अगर मार्केट में जीन्स परचेज करने जाते हो और आप घर से सोच के गए आपको कैफी जीन्स चाहिए, उसने 2 जीन्स दिखाई, आपको एक पसंद भी आ गई, तब भी आप सोचते हो कि यार भैया और दिखाओ, भैया और दिखाओ। आपको लगता है यार थोड़ी सी तो और वैरायटी देखूं। अब ऐसा तो नहीं कि दो एक जीन्स लेने आए हैं, उसने 2 दिखाई, 2 में से एक पसंद कर ली, नहीं भैया और दिखाओ। आपने सेलेक्ट भी कर ली, यहाँ भी यही अच्छी लग रही है, लेकिन उसके बाद भी आपका मन करता है कि यार और देख लेता हूँ, क्या पता कुछ और अच्छा लग जाए। तो यहाँ तो एम्प्लॉय को रखने की बात हो रही है। तो ऑर्गेनाइजेशन चाहती होगी हमारे पास एक वैरायटी हो, बहुत सारे लोग आए हमारे पास इंटरव्यू देने के लिए, करेक्ट, और हम उनमें से बेस्ट लोगों को सिलेक्ट कर लें। इट इन्वॉल्व लोकेटिंग द पोटेंशियल कैंडिडेट। भाई पोटेंशियल कैंडिडेट हमें कहाँ से मिल सकते हैं, भाई अगर मुझे फ्रेशर्स चाहिए तो आजकल कंपनीज क्या करती हैं, सीधा कैंपस रिक्रूटमेंट करती हैं। जब आप कॉलेज वगैरह में जाएंगे तो कंपनीज वहां पर आएंगी प्लेसमेंट करने के लिए। 3 इडियट आपने देखी होगी, राजू जाता ना व्हील चेयर पे बैठ के, वहां पर वो क्या चल रहा था, वहां पर कैंपस प्लेसमेंट चल रहा था, ठीक। तो पोटेंशियल कैंडिडेट्स और डिटरमाइनिंग द सोर्स ऑफ पोटेंशियल कैंडिडेट, कहाँ से हमें मिल सकते हैं। तो अगला स्टेप होता है हमारा रिक्रूटमेंट करना, और इसके लिए 2 तरीके के सोर्सेज होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। ये भी हमारा एक अलग से टॉपिक है, इसकी भी आपको अलग से क्लास मिल जाएगी। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में हम अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में से ही लोगों को अरेंज कर लेते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से ढूंढ लेते हैं। और अगर अपने पास से अरेंज नहीं होते तो फिर हम बाहर जाते हैं, हम मीडिया में जाते हैं, हम वेब पब्लिशिंग करते हैं, हम कैंपस प्लेसमेंट करते हैं। तो हमारे पास 10 अलग अलग एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं जहां से हम लोगों को अपने यहाँ पर बुलाते हैं कि आओ और हमारे यहाँ पर जॉब के लिए इंटरव्यू दो। क्लियर, आई होप यहाँ तक की बात क्लियर है। तो ये एक पॉजिटिव प्रोसेस है, यहाँ पर हम एक पूल क्रिएट करते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्टिम्युलेट करते हैं। देखो कुछ वर्ड्स हैं, स्टिम्युलेट, प्रोस्पेक्टिव, ये हम क्या करते हैं, किसमें करते हैं, रिक्रूटमेंट में। पोटेंशियल कैंडिडेट्स को रिक्रूट करते हैं, यहाँ पर बुलाते हैं ताकि वो अपने आप यहाँ कर आकर इंटरव्यू दें। उसके बाद इंटरनल और एक्सटर्नल 2 सोर्सेज होती हैं इसकी। चलिए जी, अब उसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं सिलेक्शन। अब ध्यान से सुनिएगा, सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है। क्या है,
सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है, ठीक। क्योंकि जो आपने पूल क्रिएट करा था, आपने मान लीजिए आपके यहाँ पर आपने रिक्रूटमेंट के लिए लोगों को बुलाया, आपके यहाँ पर 100 लोग आए, अब आपके यहाँ पोस्ट है केवल 3, अब आप 100 के 100 को तो नहीं रख लोगे, आप क्या करोगे 97 को बाहर कर दोगे और 3 को सेलेक्ट कर लोगे। तो सेलेक्ट करने का भी प्रोसेस है, अगला प्रोसेस सिलेक्शन प्रोसेस है। मैंने आपको पहले ही बताया कि स्टाफिंग का चैप्टर ये ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर 2 प्रोसेस हैं, एक स्टाफिंग प्रोसेस, एक सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन भी अपने आप में एक प्रोसेस है, करेक्ट। तो इसके ऊपर एक प्रोसेस मिलेगा आपको अलग से, सिलेक्शन प्रोसेस, करेक्ट। उसको हम अलग से एक अलग टॉपिक की तरह डील करेंगे। फिलहाल हमने क्या करा, कैसे करा सिलेक्शन वो एक अलग बात है, लेकिन हमने क्या करा, उनमें से सही सलामत जो 3 लोग हमें चाहिए थे, हमने उन 3 लोगों को जो हमारे लिए बेस्ट कैंडिडेट्स थे उनको हमने निकाल लिया, और बाकी सबको हमने अलविदा कह दिया कि भाई साहब धन्यवाद, अभी हमें आपकी आवश्यकता नहीं है, इन फ्यूचर कभी होगी तो हम आपको बुला लेंगे। ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग फ्रॉम अमंग द पूल ऑफ द प्रोस्पेक्टिव जॉब कैंडिडेट्स। अभी आपने पिछले वाले स्टेप में जो ज्यादा से ज्यादा लोगों का पूल क्रिएट करा था, उसमें से आपने बेस्ट कैंडिडेट निकाल लिए। इट एंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन गेट द बेस्ट अमंग द अवेलेबल, करेक्ट। तो ये क्या है, बेस्ट हमें लोग कहां से मिलेंगे, रिक्रूटमेंट के बाद जब हम सिलेक्शन करेंगे। आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा ये XYZ थोड़ी बातें हैं, कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है। वो कह रहा है कि जितना ज्यादा कहीं का सिलेक्शन प्रोसेस होता है उतनी ही ज्यादा पर्सन की सेल्फ स्टीम बढ़ती है। आप देखिए लोग जो IAS बनते हैं उसकी क्यों इतनी रेपुटेशन है, क्योंकि सिलेक्शन का प्रोसेस बहुत टफ है, करेक्ट। इतने सारे लोग इंटरव्यू देते हैं, इतने सारे लोग, लाखों लोग उसका एग्जाम क्लियर करते हैं, तब जाके उनमें से कोई 2 4 5 लोग बनते हैं, इसीलिए उसकी इतनी ज्यादा रेपुटेशन है। तो जितना टफ होगा सिलेक्शन प्रोसेस, उस जॉब की इंपॉर्टेंस और उस जॉब का कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम उतनी ही ज्यादा होती है, करेक्ट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, अब हम सेलेक्ट कर चुके हैं उन 3 लोगों को, अब हमारा अगला स्टेप आता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। 2 अलग अलग वर्ड्स हैं, ठीक। प्लेसमेंट का मतलब होता है आपका, प्लेसमेंट का मतलब है, ध्यान से सुनिएगा, आपने कभी सुना भी होगा कि उसका वहां पर प्लेसमेंट हो गया। इसका मतलब होता है नोइंग द जॉब, अपने काम को समझना, आपको जिस काम के लिए रखा गया उस काम को समझना। ओरिएंटेशन का मतलब होता है नोइंग द ऑर्गेनाइजेशन, भाई जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करने के लिए गए हैं उसके बारे में समझना, करेक्ट। जब आप कॉलेज में जाएंगे नेक्स्ट ईयर, तो स्टार्टिंग में लगभग 10 15 दिन तो आपका ओरिएंटेशन चलेगा, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग टीचर्स आपको ओरिएंटेशन करेंगे, बताएंगे आपको सब्जेक्ट के बारे में, कॉलेज के बारे में, सब चीज़ों के बारे में, तो अवेयरनेस देने के लिए। तो अब आप सेलेक्ट हो गए, आप आ गए, उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का कल्चर कैसा है, कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ पर है, कौन सा पर्सन किस पोस्ट पर काम करता है, ये बातें सब आपको समझाई जाती हैं, और ये किसका पार्ट होती हैं, ओरिएंटेशन का। पढ़िए, प्लेसमेंट रेफर्स टू एम्प्लॉय जॉब कैंडिडेट ऑक्यूपाइंग द पोजीशन और पोस्ट फॉर विच द पर्सन हैज बीन सेलेक्टेड। उसे उस पोस्ट पर बताया जाता है, काम समझाया जाता है और उसको वो पोस्ट दे दी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग दी जाती है आपको आपके काम से रिलेटेड। देखिए एक बात समझिएगा बड़े ध्यान से, जब भी आपको कोई स्टेप समझ में ना आए तो मेरी एक छोटी सी बात ध्यान रखिएगा, स्टाफिंग का मतलब है फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड। स्टाफिंग का रख लिया हमने बंदा, अब तुम बताओ रख लिया है हमने बंदा, कभी भी जॉब छोड़ के चला जाएगा। तो अगर तुम चाहते हो, अगर आप चाहते हैं कि लोग अपनी जॉब पर टिके रहें, तो अगला स्टेप जरूर फॉलो करना, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग से हमारे इंप्लॉयज की जो स्किल्स हैं वो इंप्रूव होती हैं, तो ट्रेनिंग देकर उनका डेवलपमेंट होता है। जब वो ट्रेनिंग लेते रहेंगे, स्किल्स को डेवलप करते रहेंगे, उनकी अर्निंग बढ़ती रहेगी, तो वो क्या होते रहेंगे, डेवलप होते रहेंगे। और जिस एम्प्लॉय को लगता है कि भाई इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में मेरी ग्रोथ हो रही है, तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन को कभी भी छोड़कर नहीं जाता। क्लियर। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का पर्पस ये नहीं है कि लोगों को फिल करना, फिल तो वो हो चुके, कीपिंग फील्ड, भाई वो छोड़ के भी ना जाए जॉब। तो हम उन्हें क्या देंगे, जब वो हमारे पर्सन बन गए, जब हमने उन्हें पोस्ट दे दी, तो अब हम उन्हें टाइम टाइम पर क्या देते रहेंगे, हम टाइम टाइम पर उन्हें जो है ट्रेनिंग देते रहेंगे। पढ़िए,
तो व्हाट पीपल सीक इज नॉट सिंपली अ जॉब बट अ करियर। भाई कोई भी पर्सन अगर किसी जॉब में आया है तो वो अपना करियर बनाने के लिए आता है, उसको करेक्ट शौक के लिए अगर आया है तो उसे लगता है कि 2 4 6 महीने तो अपना मन पूरा कर लिया, उसके बाद कहता है नहीं यार अब मुझे इसी काम में आगे बढ़ना है, मैं 10 साल 15 साल यही काम करूंगा। एवरीवन मस्ट हैव अपॉर्चुनिटी टू राइज टू द टॉप, हर एक बंदे को मौका मिलना चाहिए। और द बेस्ट वे टू प्रोवाइड सच एन अपॉर्चुनिटी इज टू फैसिलिटेट एम्प्लॉय लर्निंग। तो जब भी भाई लर्निंग की बात हो तो वहां पर हम क्या प्रोवाइड कराते हैं उसको, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। दोबारा सुन लीजिए मेरी बात, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इसलिए दी जाती है ताकि वो पर्सन जॉब छोड़ के ना जाए, क्योंकि स्टाफिंग का पर्पस केवल पोजीशन को फिल करना नहीं है, कीपिंग फील्ड भी है, उसको भरे रखना भी है। अगला देखते हैं जी। अगला स्टेप आता है हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब आप सोचिए एक लेबोरियस बंदा हो, बहुत बढ़िया काम करता हो और उसको प्रमोशन ना मिले, ठीक, उसको प्रमोशन नहीं मिल रहा, उसको रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा, तो वो कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाइड हो जाएगा, जॉब छोड़ के चला जाएगा। हम ये चाहते नहीं, हम चाहते हैं कीपिंग फील्ड की पोजीशन भरी रहे। मैं इतनी बार बोल दूंगा कीपिंग फील्ड वर्ड कि आपको याद हो जाएगा। स्टाफिंग का मीनिंग मेरे साथ साथ कि फिलिंग एंड कीपिंग फील्ड द पोजीशन क्रिएटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो कीपिंग फील्ड कीपिंग फील्ड कीपिंग फील्ड, तो भरे रखना भी हमारा टारगेट है, तभी स्टाफिंग अचीव होती है। तो देखिए परफॉर्मेंस अप्रेजल, उसकी परफॉर्मेंस का अप्रेजल करना, उसकी परफॉर्मेंस को चेक करना कि भाई वो कैसा कर रहा है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल मींस इवैल्यूएटिंग, इवैल्यूएट करना एन एम्प्लॉयज करंट एंड पास्ट परफॉर्मेंस, कि भाई वो कैसा काम कर रहा है, जो भी आपके स्टैंडर्ड हैं उनके अकॉर्डिंग वो हमारे हिसाब से अच्छा काम कर रहा है नहीं कर रहा। अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो आपके हिसाब से बताओ उसको क्या मिलनी चाहिए, उसको करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उसे आगे बढ़ाना चाहिए, उसे प्रमोशन मिलनी चाहिए। और अगर वो खराब काम कर रहा है तो उसको दोबारा से पिछले स्टेप पे लेकर जाना चाहिए, उसे ट्रेनिंग देना चाहिए, ठीक, उसको सिखाना चाहिए, उसकी लर्निंग को इंप्रूव कराना चाहिए। आगे देखिए, द एम्प्लॉय इज एक्सपेक्टेड टू नो, अब एम्प्लॉय को यह भी पता होना चाहिए कि उसकी जो परफॉर्मेंस वो करेगा उसको किसके अगेंस्ट मैच करा जाएगा, उसको पहले से ही पता होना चाहिए कि भाई देखो तुम हो मान लेते हैं तुम हो मार्केटिंग मैनेजर, तो तुम्हारी परफॉर्मेंस जज होगी कि तुम कितना सेल कर पाते हो, करेक्ट। अगर आपने इस साल का टारगेट इतना है और आपने अचीव कर लिया देन यू आर अ गुड मार्केटिंग मैनेजर, करेक्ट। तो उसको पहले से पता होना चाहिए, अचानक से परफॉर्मेंस अप्रेजल नहीं होता। अगला आता है हमारा प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। अब अगर हमने उसकी परफॉर्मेंस अच्छे से चेक कर ली है, बढ़िया करके देख लिया है, तो अगला हम करते हैं उसकी प्रमोशन। क्योंकि भाई अगर प्रमोशन नहीं करोगे फिर मेरी वही वाली बात, वो जॉब छोड़ के चला जाएगा। जॉब छोड़ने को हमारे बिजनेस स्टडीज में बोलते हैं जॉब टर्नओवर। हम चाहते हैं कि जॉब टर्नओवर कैसा रहे, कम से कम रहे, लोग जॉब छोड़ के ना जाएं बिल्कुल भी। तो प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, करेक्ट। प्रमोशन दो से, करियर प्लानिंग होती है लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म होती है कि भाई ये बहुत अच्छा काम कर रहा है तो अब इसको एक काम करेंगे, अब इसको जो है असिस्टेंट मैनेजर बनाएंगे, फिर इसको मैनेजर बनाएंगे, फिर उसको सो एंड सो जगह शिफ्ट कर देंगे, वहां पर इसको ब्रांच मैनेजर बना देंगे, फिर इसको अब्रॉड वाली यूनिट में भेज देंगे। तो ये लॉन्ग टर्म होती है करियर प्लानिंग। देखिए, तो मैनेजर नीड टू डिजाइन एक्टिविटीज टू सर्व एम्प्लॉइज लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑल्सो, करेक्ट, कि लॉन्ग टर्म में वो हमारे साथ रहे। दे मस्ट एनकरेज एम्प्लॉय टू ग्रो एंड रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल। प्रमोशन आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पीपल्स करियर। भाई प्रमोशन मिलती रहेगी, लोग खुश रहेंगे, क्योंकि प्रमोशन क्या है, प्रमोशन में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ती हैं और साथ में पैसे भी बढ़ते हैं, दोनों चीजें बढ़ती हैं, तो बंदे को और चाहिए क्या। आगे चलते हैं। तो ये हमारा प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, और सबसे लास्ट में कंपनसेशन। ऑल, अब ऑर्गेनाइजेशन को स्टैंडर्ड्स बनाने चाहिए कंपनसेशन के। देखिए, एक पर्सन को मैंने अपॉइंट करा, वो मेरा पड़ोसी है, अगर मैं उसकी सैलरी ज़्यादा कर दूं और जो पर्सन मेरे लिए अननोन है उसकी सैलरी कम कर दूं, काम दोनों एक जैसा ही करते हैं, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इक्विटी का प्रिंसिपल फियोल ने बनाया था, इक्विटी प्रिंसिपल, वो ब्रेक हो जाएगा। हमने दोनों के साथ एक जैसा बिहेव नहीं करा, हमने पार्शियलिटी कर दी। तो हमारे यहाँ पर हमें कंपनसेशन के, यानी कि सैलरी के, बोनस के, फ्री बेनिफिट्स के, हमें इनके नॉर्म्स और रूल्स बनाने चाहिए और उनको फॉलो करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ, सबसे ज्यादा पिंच होने वाली बात किसी भी इंप्लॉय को क्या होती है
कि वो बंदा काम नहीं करता कुछ भी और सैलरी इतनी ज़्यादा है, और मैं काम इतना करता हूँ और मेरी सैलरी कम है। ये लोगों की 99.9% जॉब छोड़ के जाने का रीज़न होता है। क्लियर? चाहे कोई कुछ भी कहता रहे कि नहीं मुझे यहाँ का वर्क कल्चर पसंद नहीं है, ये पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे बैकग्राउंड में जो रीजन होता है वो होता है मनी। करेक्ट? देखिए, ऑल ऑर्गेनाइजेशन नीड टू एस्टैब्लिश वेज एंड सैलरी प्लान्स। करेक्ट? पहले से स्टैब्लिश करने चाहिए, कोई पार्शलिटी नहीं। भाई जिसको जो जितनी मिलनी चाहिए सैलरी उतनी मिलेगी। There are the price of the job needs to be determined. Compensation therefore refers to all forms. हम उन्हें जो भी दे रहे हैं, हम उन्हें सैलरी दे रहे हैं, हम उन्हें कोई रिवॉर्ड दे रहे हैं, हम उन्हें बोनस दे रहे हैं, हम उन्हें कोई इंसेंटिव दे रहे हैं, ये सब किसका पार्ट होता है? कंपनसेशन का। तो कंपनसेशन भी, तो देखिए कुछ लोग, पता नहीं मुझे नहीं, मैंने बहुत लोगों को सुना है अलग अलग तरीके से स्टाफिंग प्रोसेस को समझाते हैं, लेकिन आप कभी मैच करके देखिएगा, एक बार इंश्योर करिएगा कि लोगों का फोकस स्टाफिंग में केवल इतना होता है कि भाई हम सही बंदे को काम पे रख रहे हैं। लोग आपको 99% यही समझाएंगे कि बेस्ट पर्सन फॉर बेस्ट जॉब, बस यही बता देंगे कि हमें सही बंदे को सही जॉब पे रखना है। लेकिन हमारी एनसीईआरटी कहती है फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड द पोजीशन क्रिएटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो ये जो हमारे स्टेप हैं, स्टेप नंबर 8, स्टेप नंबर 8, स्टेप नंबर 7, स्टेप नंबर 6 और स्टेप नंबर 5, ये 5 स्टेप, 5 6 7 8, ये पोजीशन को फिल्ड रखने के लिए होते हैं। फिल तो हो चुकी पोजीशन, भाई आपने यहां पर उसको प्लेसमेंट दे दी, ठीक, आपने उसको सेलेक्ट करके प्लेसमेंट दे दी, नौकरी तो उसको मिल गई ना, लेकिन वो छोड़ छोड़ के चला जाएगा। अगर आप उसको ट्रेनिंग नहीं दोगे, अच्छा कंपनसेशन नहीं दोगे, उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल नहीं करोगे, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे, तो छोड़ के भाग जाएगा। इसीलिए स्टाफिंग में ये 8 स्टेप है। नहीं तो स्टाफिंग तो पुटिंग द राइट पीपल तो हो चुका है, यहाँ तक मैंने कर दिया प्लेसमेंट, सही बंदे को जॉब पे रख दिया सिलेक्ट करने के बाद। करेक्ट? तो आई होप थोड़ा सा आपका इसको समझने के बाद आपका प्रोस्पेक्टिव चेंज होगा स्टाफिंग को लेकर। तो क्या है स्टाफिंग? स्टाफिंग इज फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड द पोजीशन क्रिएटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। शुरू के स्टेप नंबर 1 से लेकर 4 तक होते हैं फिलिंग के लिए, और 5 6 7 8 होते हैं कीपिंग फील्ड के लिए। आई होप आपको क्लियर है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कोई आपके सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। एग्जाम पास आ रहे हैं, मुझे तो क्लासेस रिकॉर्ड करनी ही होती हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, कुछ बच्चे को कुछ और समझना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसकी क्लास रिकॉर्ड कर दूंगा। ठीक है जी? लेकिन आप पढ़ लीजिए, बहुत बढ़िया है बीएसटी, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन जो स्टार्टिंग में लगता है ना कि ये बहुत आसानी से डील हो जाएगा, ये इतनी आसानी से डील होता नहीं है। इसके पीछे वजह बहुत बड़ी ये है कि क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज 12th की बीएसटी से बहुत ईजी है, बहुत आसानी से वो हो जाती है। तो हम लोग सोचते हैं कि जैसे 11th की बीएसटी हो गई ऐसे 12th की भी हो जाएगी, और क्या ज़रूरत है ज़्यादा पढ़ने की। ठीक बेटा, वो बहुत जर्नल सी बीएसटी है, वहाँ पर कोई इतना काम भी नहीं होता, आप अपनी जनरल नॉलेज से ही लिख देते हैं उनके आंसर। लेकिन यहाँ पर आप देखिए केस स्टडीज आती हैं, कीवर्ड्स आते हैं, और कोई बच्चा ये सोचे कि केस स्टडी जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं, वो भी नहीं है बिल्कुल। आप ये पढ़कर जाइए, आप 2 बार 3 बार अच्छे से पढ़िए स्टाफिंग प्रोसेस, आप स्टाफिंग प्रोसेस की कोई भी केस स्टडी उठाकर कर लो, वो बहुत आराम से हो जाएगी। ठीक है? तो मेरी और भी आप क्लासेस देखेंगे, उसके अंदर मैंने केस स्टडी हर एक टॉपिक की अलग अलग से समझाई हुई है, तो आप उन केस स्टडीज को भी कर सकते हैं। करेक्ट? तो जैसे आज की क्लास में हमने स्टाफिंग प्रोसेस करा, दूसरी क्लास के अंदर हमने स्टाफिंग प्रोसेस की केस स्टडी भी की हुई है। ठीक है? तो आप बस प्लेलिस्ट में देखते जाइए और वहां से अच्छे तरीके से उस पर्टिकुलर टॉपिक को करते जाइए। 15 से 20 दिन में आपके पास बहुत बढ़िया मटेरियल होगा और आपको आराम से आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है जी? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। अच्छे से मेहनत करिए, पढ़ते रहिए।